आज भी इस देश में संपत्ति को लेके अक्सर हर घर में विवाद रहता है। संपत्ति भी जब एंसेस्ट्रल हो तो विवाद और गहरा जाते हैं। आज हम 2022 में पहुंच चुके हैं, कई सारे लॉ पास हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दे दिए हैं, फिर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं हम सब में कुछ न कुछ भ्रांतियां रहती है। पुत्र का कितना अधिकार है, क्या पुत्रियों को अधिकार मिलेगा? क्या 2005 में इस कानून में बदलाव आया था, और अगर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है तो क्या पुत्री को अधिकार मिलेगा? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पोते या पड़पोते या पोती या पड़पोती का क्या अधिकार होगा? इस केसेस में अगर कोई आपका भाई या बहन हक नहीं छोड़ रहा है तो अपना हक कैसे ले सकते हैं? इन सब क्वेश्चनों को लेके कई सारी भ्रांतियां रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस विषय पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएं और आपको जागरूक करें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के 5 मूलभूत अधिकार से, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का हम आपको सोल्यूशन दे सकें, आपके डाउट्स दूर हो और आगे से आप किसी भी भ्रांति में ना फंसें। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है आपके अपने अधिकारों से। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संपत्ति की, और संपत्ति की जब हम बात करते हैं तो हम उसके 5 अधिकारों को जानें। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि संपत्ति कितने तरह की होती है। हमने पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां हमने एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि इनके 2 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात की है। आज वापस उनके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति और दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित भूमि। अब इसका डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं ताकि हमें बहुत आ जाए। एक मेरे परदादाजी का एक मकान था जो मेरे परदादाजी से दादाजी को मिला, दादाजी से पिताजी को मिला और पिताजी से आज मेरे को मिला। तो ये जो 3 जनरेशन या 3 से ऊपर जनरेशन की कोई प्रॉपर्टी चलती आई होती है तो उसे कहते हैं एंसेस्ट्रल भूमि यानी पैतृक संपत्ति। वहीं दूसरी ओर एक मकान है जो मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में खुद ने अपनी कमाई से खरीदा और उसको बनाया, तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मेरे फादर की एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगी। अब इसका डिफरेंस जानते हैं कि हमें हक लेने में क्या डिफरेंस होता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें आपके जो आने वाली जनरेशन होता है उसका उसमें अधिकार रहता है, यानी जो मेरे परदादाजी की जो संपत्ति थी, जो उनसे मेरे दादाजी को फिर मेरे पिताजी को आई और जो मेरे को आई है, और मेरी जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसमें भी उन सभी जनरेशन का अधिकार होगा क्योंकि वो एंसेस्ट्रल भूमि है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित भूमि की, तो उसमें तब तक अधिकार नहीं होता जब तक वो प्रॉपर्टी जिसकी होती है वो उसको गिफ्ट से या विल से या किसी न किसी तरीके से अगले पर्सन को नहीं दें। तो आज हम इसका एक मेजर डिफरेंस समझ गए हो। अब हम आपको इस बात की एक और क्लैरिटी देते हैं कि एंसेस्ट्रल भूमि जो चलती आई है पीढ़ी वाइज पीढ़ी, उसमें जैसे ही किसी पर्सन ने विल लिख दी या गिफ्ट डीड कर दी तो वो एंसेस्ट्रल भूमि कन्वर्ट हो जाती है सेल्फ एक्वायर्ड में। क्योंकि बहुत लोगों का कॉमन डाउट होता है, इसलिए आज हम इस बात को सॉल्व कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे परदादाजी से दादाजी को एक संपत्ति मिली, दादाजी से पिताजी को मिली। अब वो जब मेरे दादाजी ने पिताजी को विल से लिख दी सपोज, तो वहां पे उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर खत्म हो गया और वो सेल्फ एक्वायर्ड कन्वर्ट हो गई मेरे फादर के लिए, क्योंकि मेरे फादर को मेरे दादाजी से वो संपत्ति वसीयत में मिली है, इसलिए अब वो एंसेस्ट्रल भूमि कन्वर्ट होके सेल्फ एक्वायर्ड हो गई। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ी हैं और किसी भी तरह की विल या गिफ्ट नहीं रही है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन चलती आ रही है, तो वो एंसेस्ट्रल कहलाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ कमा रहे हैं तो सेल्फ एक्वायर्ड है, और अगर वो एंसेस्ट्रल है लेकिन किसी ने विल या गिफ्ट लिख दिए तो भी वो सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो होते हैं प्रॉपर्टी के 2 टाइप्स में। आज हम सेल्फ एक्वायर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर सेल्फ एक्वायर्ड के बारे में बेसिक अगर आपको बता दूं, अगर आपको अपनी खुद की भूमि किसी को देनी है तो आप चाहे तो गिफ्ट डीड कर सकते हैं या आप उसको विल लिख के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं आज एंसेस्ट्रल भूमि की, क्योंकि इस देश में कई सारे संपत्तियों के विवाद उसके ऊपर हैं। आज हम 5 मूलभूत अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं जहां आपको बताएंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या आपके अधिकार हैं ताकि आप जागरूक रह सकें। सबसे पहला अधिकार है कि जो एंसेस्ट्रल भूमि होती है उसमें आपका पैदा होते ही अधिकार हो जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जब 18 साल के होंगे और जब आप एडल्ट बनेंगे तब आपको उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। नहीं, हिंदू लॉ के हिसाब से जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है उसका उस एंसेस्ट्रल भूमि पर अपना हक जम जाता है। हालांकि वो कोर्ट में जाकर अपना हक नहीं मांग सकता, क्योंकि 18 साल से कम के पर्सन कोर्ट में डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते, वो अपने थ्रू लीगल गार्जियन ही फाइल कर सकते हैं। तो हक तो आपका रहेगा, लेकिन एक तरीके से वो भूमि आपके फादर के पास रहेगी और
उसमें आपका हक आपके फादर भी खत्म नहीं कर सकते। अब एक और इसमें भ्रांति रहती है, उसको भी हम क्लैरिटी दे दें, उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि वो क्या भ्रांति है और क्या उसमें क्लैरिटी है, क्या लीगल पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी ने एक वसीयत लिखी मेरे पिताजी को कोई पर्टिकुलर मकान को लेके। अब अगर मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो जैसा कि मैंने बोला कि जैसे ही सिंस बर्थ आपका राइट होता है, लेकिन वो राइट तभी मिलेगा जब जो उनके एंसेस्ट्रल से प्रॉपर्टी मिल रही है उस समय वो जिंदा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे जिस समय दादाजी या दादी जी ने वसीयत लिखी है और वो उस समय जीवित थे, उस समय ही अगर मेरी अगली संतान का जन्म हुआ है तो ही उस पुत्र या पुत्री का मेरे उसमें अधिकार बनेगा। लेकिन अगर मेरे दादा दादी जी जीवित नहीं रहे और उससे बाद में जाकर मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो उस संपत्ति में बचपन से जन्म से मेरे पुत्र या पुत्री का अधिकार उस एंसेस्ट्रल भूमि में नहीं रहेगा। तो हमें इस बात की क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जब कोई एंसेस्ट्रल भूमि आती है तो जन्म से आपका अधिकार तब होता है कि जब आपके फोर फादर जो 3 जनरेशन है वो जीवित होनी चाहिए, ना कि वो जीवित नहीं होगी तो वो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार के लिए, ये है देश की बेटियों के लिए। कई सालों से इस पर डिबेट चलती आ रही है कि क्या पुत्रियों का अधिकार है या नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। देखिए 2005 में इस भारत के कानून में बड़ा परिवर्तन आया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई हो। फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़े बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आए। एक लीगल इश्यू कोर्ट में फंसा और जब ऐसा कहा गया कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू है जिनकी मृत्यु 2005 के बाद होती है और जिनके बेटियों का अधिकार तभी मिलेगा जब 2005 के बाद मृत्यु हुई हो। लेकिन सवाल ये उठा कि जिनके फादर की डेथ 2005 से पहले हो गई है, यानी इस कानून के आने से पहले अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या पुत्रियों का अधिकार मिलेगा। उस पर भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करते हुए ये बात को निर्धारित कर दिया कि यस, चाहे 2005 से पहले मृत्यु हुई हो या बाद में हुई हो, पुत्री का जन्म पहले हुआ हो या बाद में हुआ है, अगर पुत्री है और ये लॉ आया है तो हर पुत्री का अधिकार रहेगा इररिस्पेक्टिव उसके फादर की मृत्यु कब हुई है। तो ये सबसे बड़ा एक अधिकार है पुत्रियों का कि वो अपनी संपत्ति में यानी पैतृक संपत्ति में अपने भाई से हक मांग सकती है और हर पुत्र और पुत्री को बराबर हक अब भारत के कानून ने दे दिया है। तीसरा अधिकार या जो मैं आपको बोलूंगा ड्यूटी भी आपको कह सकता हूं वो ये है कि जब कोई एंसेस्ट्रल भूमि होती है, क्योंकि एंसेस्ट्रल भूमि में आपके बहुत सारे जो पीढ़ी दर हो चलती है उसमें उनका अधिकार होता है, या जो आपके वंश होते हैं यानी ब्रदर सिस्टर या जो एक फोर फादर्स की फैमिली होती है उन सबका उसमें अधिकार होता है। तो उस प्रॉपर्टी को आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक सबका कंसेंट नहीं आ जाए, यानी क्योंकि ये आपकी एंसेस्ट्रल भूमि है, आपका पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि आप अपना हक को निर्धारित कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 100 बाई 100 का कोई प्लॉट है या 100 बाई 100 का एक मकान है, अब वहां पे सपोज एक 5 कमरे बने हुए हैं और आप सपोज 5 लोगों का उसमें हिस्सा बनता है एज पर दी आपके एंसेस्ट्रल भूमि के लिए, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये कमरा मेरा है एक कमरा उसका है? क्योंकि जब एंसेस्ट्रल भूमि होती है जिसपे सबका अधिकार होता है उसपे सबका सब पोर्शन पे अधिकार होता है। ये बात सही है कि अगर 5 जने हैं तो उसपे 1/5 ही हिस्सा रहेगा, लेकिन कौन सा भाग किसका है वो तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक या तो आप सभी आपस में भाई बहन मिलकर पार्टीशन ना करें या एक आपस में मेमोरेंडम ना लिखें या कोर्ट से डिक्लेरेशन नहीं लें। जब तक नहीं लेंगे तब तक सबका हिस्सा रहेगा, इसलिए जब तक सबका हिस्सा कॉमन रहेगा आप अपना पोर्शन नहीं बेच पाएंगे। तो तीसरी बात आपको ध्यान रखने की, जब भी आपको अपना पोर्शन बेचना है तो आपको बाकी लोगों का कंसेंट चाहिए होगा और कंसेंट नहीं है तो आपको कोर्ट से उसके लिए जाके पार्टीशन सूट डालना होगा। अब चौथी बात भी इससे जुड़ती है जो आपका अधिकार है कि सपोज अगर आपके ब्रदर या सिस्टर मना कर रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, अब आपको सपोज धन की जरूरत पड़ गई या आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने बोला अगर एक सपोज एक 5 कमरों का मकान है और आपका 1/5 हिस्सा बनता है तो आप उसमें से 1/5 हिस्सा कैसे निर्धारित करेंगे? आप नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके जो जिले की सिविल कोर्ट होती है वहां पे आपको सूट फॉर पार्टीशन डालना पड़ेगा। पार्टीशन सूट डालने के लिए एक हमने डिटेल में वीडियो बनाया था जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा। उसमें पार्टीशन सूट डालने के बाद कोर्ट आपका अपना हिस्सा एक निर्धारित करेगा और उस हिसाब से फिर आप अपना पार्ट बेच पाएंगे। और इसमें एक और हमने एक वीडियो बनाया था जहां हमने बात की थी कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं और सभी भाई बहनों का आपस में एक रजामंदी होती है तो आप एक मेमोरेंडम भी साइन कर सकते हैं, फैमिली मेमोरेंडम। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में बोल दिया है कि अगर आप कोई ऐसा मेमोरेंडम
ड्राफ्ट करें, ऐसा एक फैमिली सेटलमेंट डीड ड्राफ्ट करें जिसमें आप ये लिखें कि हमें फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसकी भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। तो ये है आपका 4 अधिकार। अब हम बढ़ते हैं 5 और अंतिम अधिकार के लिए जो आपको मिलता है एंसेस्ट्रल भूमि के अंदर। वो ये अधिकार है कि कोर्ट के अंदर कोई भी जा सकता है। आपको अगर लगता है कि मेरा हिस्सा है और नहीं है, या फिर मेरे ब्रदर सिस्टर या जो मेरे एंसेस्टर वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास अधिकार है कि आप अपने शहर की जो सिविल कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये सबका अधिकार है कोर्ट जाना और एंसेस्ट्रल भूमि में अपना अधिकार मांगना। अगर आप 18 वर्ष से छोटे हैं तो अभी आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रू लीगल गार्जियन आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं। तो ये रहे 5 बेसिक मूलभूत अधिकार जो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिलते हैं। आपको अगर इसके बाद भी कोई समस्या आ रही हो तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में बताइए, हम आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।